सभी साथियों का स्वागत है। अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 6800 लिस्ट अंततः नियुक्ति की। और साथियों, जिस प्रकार से कल बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई कि माननीय मंत्री जी की क्या स्पष्ट मंशा है, जिस प्रकार से मीटिंग हुई है और जिस प्रकार से विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के प्रयास यही जारी है कि 6800 लिस्ट को किस और कैसे नियुक्ति प्रदान की जाए, इन सारी मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए, इन सभी चीज़ों पर लगातार विचार किया जा रहा है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर भी आई और कल आप सभी लोगों को पता है 6800 चयनित साथियों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करें तो स्पष्ट चीज़ें निकलकर सामने यही आ रही हैं कि अब अंततः 6800 की लिस्ट जो है या तो नियुक्त की ओर प्रोग्रेस करेगी या उसका समायोजन होगा या तो सरकार डबल बेंच का रुख करेगी। अब दो ही चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती हैं। अब तीसरा कोई विकल्प बचा नहीं। या तो सरकार अगर डबल बेंच का रुख नहीं करेगी तो स्पष्ट रूप से सरकार को यहाँ पर 6800 लिस्ट को समायोजन करना पड़ेगा। तो सरकार के पास दो ही दिक्कतें हैं, या तो वो डबल बेंच का रुख करे, सिंगल बेंच का जो जजमेंट आया उसके खिलाफ, या तो यहाँ पर 6800 लिस्ट को समायोजित करे। समायोजित करने के लिए 6800 लिस्ट का जो समायोजन तभी होगा जब 867 की लिस्ट को रिविजिट किया जाएगा, समायोजन पॉलिसी बनेगी, उसी के अधीन इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रास्ता तभी निकलकर सामने आएगा क्योंकि कई सारी मुसीबतों से अभी भी बेसिक विभाग का पाला पड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर कुंजी सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ है। उसमें हालांकि समय मिल चुका है, लंबी डेट लग चुकी है, लेकिन तब भी उसमें नियुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रक्रिया पर विचार और विमर्श किया जा रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो यही लग रहा है कि दो में से एक विकल्प को सरकार जल्द ही अपनाएगी। या तो यहाँ पर समायोजन पॉलिसी और रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, या तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे डबल बेंच की तरफ रुख किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा विकल्प ना तो सरकार के पास है ना तो विभाग के पास है। तो साथियों, इसमें से जिस पर विचार किया जाएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब चलिए बात करते हैं 69,000 आरक्षण पीड़ितों ने तैयार की अलग रणनीति। क्या रणनीति तैयार की उस पर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर साथियों सामने निकल कर आ रही कि 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण विसंगति प्रकरण लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से होकर अब लखनऊ डबल बेंच में पहुंच गया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से लगाई गई इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। इसके संबंध में चंद्रशेखर आजाद पार्क में शुक्रवार को हुई बैठक में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अगली रणनीति तैयार की है। बैठक में आप सभी लोग देख सकते हैं कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह ने सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा यानी ATRE के सिंगल बेंच द्वारा सिलेक्शन का पार्ट बताए जाने का विरोध किया है। इससे लखनऊ डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बताया है। ATRE को पात्रता परीक्षा का एक मानदंड बताते हुए डबल बेंच में चैलेंज किया है। अभ्यर्थी रवि निषाद ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में दी गई चुनौती मामले में अब सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि आरक्षण विसंगति की करीब 19,000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस मिल सकें तथा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हाईकोर्ट में लड़ रहे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए। इसी आधार पर यह मामला समाप्त हो गया है। बैठक में आप सभी लोग देख सकते हैं स्पष्ट किया गया। भास्कर सिंह, सुशील कश्यप, राजन जायसवाल, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रामविलास यादव आदि मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रकरण डबल बेंच में ले जाने की जानकारी दी। तो ये थी बैठक से संबंधित जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख रही हैं कि क्या रणनीति तैयार की गई है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई कि हाई कोर्ट डबल बेंच 13,156 आरक्षण केस के लिए केस लिस्टेड है, कॉज लिस्ट जारी है। बड़ी खबर क्या सामने निकल कर आ रही। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो महेंद्र पाल एंड अदर्स का केस है, जो अपील नंबर 172/2023 है, जिस पर जो आपकी पहले सुनवाई हुई थी उसके बाद में इसमें आपका जो मैटर कनेक्टेड है, दूसरा और भी कनेक्टेड एक मैटर है, उसको भी यहाँ पर सुना जाएगा। साथ ही साथ जो 174/2023 SLP है, ये आपकी डेट जो है 25 अप्रैल की लग गई है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये आपका एक फ्रेश केसेस में नंबर 1 पे लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इसमें सुनवाई होने की अब प्रबल संभावना लग रही। अब अगर बात करें यहाँ पर जो बेंच यहाँ पर नॉमिनेट की गई है स्पेशली इस पेंडिंग केसों को लेकर के या इन केसों को लेकर के, तो उसमें राजन राय सर होंगे और मनीष कुमार सर होंगे। इसी प्रकार से 174/2023 में भी स्पष्ट किया गया है कि यही बेंच इस मैटर को सुनेगी। तो स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये दोनों केस लिस्टेड हैं। इसके अलावा एक और तीसरी याचिका पर भी सुनवाई हुई थी, उसको भी लगभग इसी से कनेक्ट किया गया है। यानी आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई जो
डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई एटीआरई मुद्दे को लेकर के, उस पर जो है सुनवाई होगी, यानी कि आज लिस्ट जारी हो चुकी है। महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो सुनवाई को लेकर के अभी तक अस्पष्ट चीज़ें थी, बेंच को भी नॉमिनेट कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अब इसको एज अ फ्रेश केस में सुना जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, स्पष्ट हो जाएगा 25 तारीख को कि सरकार का स्टैंड अब आगे क्या है। ये चीज़ें अब डबल बेंच में सरकार क्लियर करता है, सरकार की तरफ से क्लियर की जाती हैं। यह सरकार वही चीज़ें स्पष्ट करता है कि हमें 3 महीने का समय मिला है, जिस प्रकार से उत्तर कुंजी में कहा गया है। तो देखने वाली बात होगी, क्या कुछ सरकार अपनी रणनीति तैयार करती है, क्या कुछ कोर्ट में तैयारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपका केस लिस्टेड है और सुनवाई जल्द होती दिखेगी। अब बात करेंगे, यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है स्पेशली यूपी सरकार को लेकर के, जो अमाननाबाद केस है उनको लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण केस सामने निकल कर आ रहा है, या बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद ही अदालती आदेशों का अनुपालन करने की यूपी सरकार की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर गया है, हमें अफसरों को तलब करने को मजबूर न करें। मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने दर्शकों से जेल में बंद कैदियों के समय पर पूर्व रिहाई से जुड़े आदेशों का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने पाया कि अवमानना मामला दायर करने के बाद एक दोषी के आवेदन पर विचार किया गया। CJI ने यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी AAG गरिमा प्रसाद से कहा, हमें देखने को मिला है कि अवमानना याचिका दायर होने के बाद सरकार हरकत में आती, यह अनुचित है। हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत में बुलाया जाए क्योंकि उनके पास और भी काम रहता है, पर अब बहुत हो गया, अब रियायत नहीं बरतेंगे। हमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए। CJI ने AAG से कहा कि आप अपने घर को दुरुस्त कीजिए, ऐसा नहीं होने पर हम महानिदेशक को तलब करेंगे। सुनवाई के दौरान AAG ने पीठ को बताया कि उस आवेदन पर विचार कर लिया जाए। तो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, किस प्रकार से यूपी सरकार पर स्पष्ट किया गया है। उसी चीज़ को यहाँ पर फिर भी स्पष्ट किया गया है, क्या कुछ है उसको लेकर के स्पष्ट किया गया है। और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, क्योंकि अमाननावादों पर इतना सरकार ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड की माध्यमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता पदों की स्थिति जानने के लिए विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद यह जानकारी सभी ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक से मांगी गई। ऐसे में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों में पदोन्नति की उम्मीद जगने लगी है। शिक्षकों में आशा जगी है कि जल्द ही उन्हें पदोन्नति मिलेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सालों से तैनात शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की तरफ से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। कुछ जिलों में शिक्षकों को पदोन्नति मिल भी गई है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में अर्हता पूरी होने के बाद भी पदों पर पदोन्नति नहीं दी गई है। इसी को लेकर के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस पर उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रमोद कुमार ने सभी मंडलों से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से इंटर कॉलेजों में तैनात शारीरिक शिक्षा के शिक्षक पदोन्नति की मांग उठा रहे हैं। तो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल कर आ रही है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अभ्यर्थियों ने मांगा लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET में सफल अभ्यर्थियों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा दी, लेकिन 8 माह से इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति लगाए जाने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद और कुछ ने लखनऊ बेंच में अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। इस कारण परिणाम घोषित करने पर रोक लग गई थी। अब परिणाम घोषित करने पर लगी रोक डबल बेंच से हट जाने के बाद अभ्यर्थियों ने परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। PET उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने के बाद लेखपाल पद पर लगभग भर्ती के लिए लगभग 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी। इसमें 2021 में PET में सफल अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8085 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। इसमें करीब 2.12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, रोक हट चुकी है। अब रिजल्ट जारी किया जाए, इसको लेकर के मांग की जा रही है।
अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन रहे व वर्तमान में डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा और एडीजीपी स्थापना पुलिस मुख्यालय लखनऊ संजय सिंघल को अवमानना नोटिस जारी की है। साथ ही आदेश का 1 माह में अनुपालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा अधिकारियों पर प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। इससे पहले भी अवमानना याचिका पर आदेश का पालन मौका दिया गया था, लेकिन नहीं किया गया, जिस पर दोबारा अवमानना याचिका दायर की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बागपत के शिवराज सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया कि याची की भर्ती 1989 में कांस्टेबल पद पर हुई थी। 2008 में प्रोन्नत होकर पुलिस में उप निरीक्षक नियुक्त हुआ। इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नत की अर्हता हासिल करने के बाद डीपीसी ने बंद लिफाफे में याची की इंस्पेक्टर पद पदोन्नति देने की संतुष्ट की है। याची के खिलाफ गाजियाबाद के मसूरी थाने में भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज आपराधिक केस के कारण उसका लिफाफा नहीं खोला जा रहा है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को बंद लिफाफा खोलकर याची की तदर्थ प्रोन्नति करने का आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 1 माह में आदेश का पालन करने का 1 मौका दिया है। आदेश पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है। तो देख सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। लगातार यूपी सरकार के अधिकारियों पर जो है अवमानना वाद दाखिल हो रहे हैं। साथियों, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। सहायक आचार्य के पदों पर चयनित को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को 5 विषयों में सहायक आचार्य के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ ने आकांक्षा यादव सहित 17 लोगों की विशेष अपील पर यह आदेश दिया है। याचिका में आयोग के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। इसके तहत पहले चयनित कुछ अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के शिक्षा से अन्य संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान अर्थशास्त्र विषय में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी कर दिया था। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी। इसके बाद यह हाईकोर्ट आदेश पर पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया और कई चयनित अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को चुनौती दी। कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित किए गए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचियों को राहत देते हुए सेवा में बहाल रखने का आदेश पारित किया था। बाद में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जो अभ्यर्थी पहले से चयनित और सेवारत हैं, उन्हें न हटाया जाए, उन्हें पहले की तरह वेतन का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष 18 अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में खाली पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। एक अपीलार्थी आकांक्षा यादव भी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपीपीएससी की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पदोन्नति के लिए हुए विभागीय परीक्षा 2022 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। 9 विभागों में पदोन्नति के लिए विभाग परीक्षा 10 से 18 नवंबर 2022 तक कराई गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से तहसीलदार पद के लिए 311 भर्ती पदोन्नत हुए हैं। ऐसे ही 9 विभागों के लिए कुल 1381 अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। आयोग की वेबसाइट पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र ने राज्य सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को पत्र लेकर संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की नसीहत दी। मंत्रालय ने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के साथ मास्क के उपयोग, भीड़ से दूरी और बूस्टर खुराक के टीकाकरण के प्रयास को तेजी करने को कहा है। तो बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है इन आप सभी लोग देख सकते हैं 8 राज्यों में। महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापरक बनाने व बेहतर परिणाम देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की तैयारी शुरू हो गई। प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तय लक्ष्य की प्राप्तियां में यह सहायक होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ इसका विस्तृत प्लान तैयार करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर के स्तर तक पर लाने के प्रयासों में सलाहकार संस्था डेलॉयट इंडिया ने तकनीकी रिपोर्ट दी है। इसे क्षेत्रवार रणनीति से संबंधित विभागों में रिपोर्ट मांगी गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी है। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार व आपके विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने के पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। कमेटी ने इस संदर्भ में मिले करीब
2.5 लाख सुझावों का अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा करीब सभी हितधारकों ने संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कर रही है। पहले कुछ राज्यों में लागू करने की रणनीति है और उसके बाद ये पूरे देश में लागू करने का जो है इसका इंतजार किया जाएगा। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अन्य किसी भी महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, चाहे आपकी मुनातजा शिक्षक भर्ती से हो या अन्य किसी शिक्षक भर्तियों से संबंधित हो। उन पर हम चर्चा आप सभी लोगों से लगातार करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।